नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और सुकून देने वाली खबर यह है कि देश का बहादुर बेटा लौट आया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। वो सकुशल हैं, सीआरपीएफ के कैंप में है। मध्यस्थता करने गई टीम उन्हें लेकर लौटी है। आज तक ने उनके परिवार से बात की है। राकेश्वर सिंह की वापसी कैसे हुई, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज आपको उस इलाके में ले चलेंगे जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई थी। 6 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी होती रही थी और हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो तक जाकर आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा केस। ये आंकड़ा डरावना है और इसी का असर है कि कोरोना ने देश के अलग अलग इलाकों को थोड़ा थोड़ा लॉक करना शुरू कर दिया है। स्थिति गंभीर है, इसीलिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई। ज्यादातर प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगना जारी है, लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन की आशंका है? ये सवाल सबके मन में है। इसे डिकोड करेंगे। इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच हो रहे वैक्सीन वाले राजनीतिक झगड़े का पूरा सत्य क्या है। किसकी बात में वजन है? वैक्सीन कम है या फिर पॉलिटिक्स ज्यादा है? वैक्सीन सप्लाई की पूरी बैलेंस शीट क्या कहती है? इन सवालों के जवाब आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और आंकड़ों के विश्लेषण के साथ मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की राय है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। ऐसे कई केस सामने आए हैं जब वैक्सीन लगवाने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित हो गया। इसकी वजह यह है कि हर वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभाव का प्रतिशत होता है, जिससे तय होता है कि वायरस के से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। 81% एफिकेसी का मतलब है इन्फेक्शन की जो आशंका है वो 81% तक कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन बेअसर है, लेकिन कोरोना से 100% बचाव की गारंटी नहीं है। ऐसे में समाधान यही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर भी किया जाए। वैक्सीन लगाने के बाद भी इसे अपनी आदत बना लिया जाए। लेकिन सबसे पहले देश के बहादुर बेटे की बात करेंगे हम। नक्सलियों की कैद से सकुशल लौट आए हैं और पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है। 3 अप्रैल को सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़ में बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। बहादुर जवान की रिहाई का एक वीडियो नक्सलियों ने जारी किया, जिसमें वो सैकड़ों गांव वालों के सामने राकेश्वर सिंह को रिहा कर रहे हैं। राकेश्वर सिंह के बंधक बनाए जाने की खबर सुनकर उनके परिवार में मातम छा गया था, लेकिन आज उनकी रिहाई की खबर ने परिवार को खुशी मनाने का मौका दिया। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को छोड़ने के लिए शर्त रखी थी कि पहले सरकार बातचीत के लिए मध्यस्थों का नाम घोषित करे, जिसके बाद वो जवान को सौंपेंगे। इसके बाद सरकार ने नक्सलियों से बातचीत के लिए एक मध्यस्थता टीम बनाई थी, लेकिन ये बात सार्वजनिक नहीं की गई थी। मध्यस्थता टीम से मुलाकात के बाद ही नक्सलियों ने कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रिहा करने का निर्णय किया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कमांडो की रिहाई के बदले में नक्सलियों ने क्या मांगे रखी थी और सरकार ने नक्सलियों की कोई मांग पूरी की या नहीं। लेकिन राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद जम्मू में उनके परिवार ने राहत की सांस ली, जिसके लिए वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 6 दिन पहले नक्सलियों के चंगुल में फंसे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की ये तस्वीरें पूरे देश को सुकून देने वाली हैं। ये देश का वीर जवान है जिसने 6 दिन नक्सलियों के चंगुल में बिताए, लेकिन आज रिहाई के दिन उनके चेहरे पर झलक रहा था कि वो कैद में जरूर थे, लेकिन डरे बिल्कुल भी नहीं थे। नक्सलियों ने उन्हें सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ रिहा किया। ये तस्वीरें देखकर जम्मू के जवान राकेश्वर सिंह के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जो पिछले 6 दिनों से गम में डूबे थे। जम्मू में राकेश्वर सिंह के परिवार में अब मिठाइयां बांटी जा रही हैं। राकेश्वर सही सलामत घर लौट आए। इस समय हम मौजूद है राकेश्वर सिंह मनहास के जम्मू निवास स्थान पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आस पड़ोसियों की जो है भीड़ जमा हो रखी है और साथ ही में यहाँ पर रिश्तेदार और परिवारजन तो है ही। काफी खुशी का माहौल है यहाँ पर। जैसे ही इनको ये समाचार मिला कि राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया, यहाँ पर खुशी का माहौल शुरू हो गया और अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खुशी मनाई जा रही है। एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई बांटकर
और भारत माता की जय का जय घोष यहाँ पर हो रहा है। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। जी, आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। आप पड़ोसी हैं? हाँ, हम पड़ोसी हैं। कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता? हमारा बहुत खुशी है, हम खुशी बयान नहीं कर सकते हैं जी। कितनी खुशी है, आप देख सकते हैं रिश्तेदार इनको वीडियो कॉल करके जो है बधाई दे रहे हैं। घर के आदमी बताइए, कितनी खुशी प्रसन्नता है? बहुत बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार ने जो प्रयास किए? क्या करना, थैंक यू सो मच उनके लिए। अच्छा, पिछले कई दिनों से मायूसी का माहौल था। हाँ, माहौल तो था पिछले। लगता था आपको, मतलब उम्मीद थी पूरी कि वो नक्सली उनको छोड़ देंगे? हाँ, पूरी उम्मीद तो थी, बट डर भी था। 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमगीन था। इसी दौरान खबर आई कि कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बंधक बना लिया है। नक्सलियों ने बयान जारी कर कहा था कि जवान बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जवान की रिहाई के लिए नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थता टीम बनाने की मांग की थी। सरकार ने बेहद गुपचुप तरीके से जवान की रिहाई के लिए पद्मश्री धर्मपाल सैनी की अगुवाई में एक मध्यस्थता टीम बनाई थी, जो पिछले 6 दिनों से नक्सलियों के साथ बातचीत कर रही थी। नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने कुल 11 सदस्यों की टीम बस्तर के बीहड़ में पहुंची थी, जहां नक्सलियों ने बिना शर्त राकेश्वर सिंह को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। राकेश्वर सिंह सीआरपीएफ की उस कोबरा टीम का हिस्सा थे जो नक्सली कमांडर हिडमा को पकड़ने के लिए मिशन पर गई थी और नक्सलियों की जाल में फंस गई थी। बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। हाल के समय में ये नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद राकेश्वर सिंह के परिवार ने सरकार से उनकी रिहाई की गुहार लगाई थी। राकेश्वर सिंह की 5 साल की बेटी ने नक्सलियों से अपने पापा को छोड़ देने की भावुक अपील की थी। गुरुवार को इस बेटी की दुआएं काम आ गईं। जैसे ये खबर आई कि राकेश्वर सिंह मन्हास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है, समूचा परिवार जो है खुशी से झूम उठा है, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे। हम यहाँ पर राकेश्वर सिंह मन्हास की जो बेटी है उनसे बात करते हैं। बेटा, पापा आपके नक्सलियों ने उनको छोड़ दिया है, कितने खुश हो आप? मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, पापा जल्दी घर आ जाएंगे। अच्छा, आपने पापा से अभी फोन पर बात की, क्या कहा पापा ने? पापा ने बोला हम आ रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी आप खुश हो? बहुत ज्यादा। पापा को क्या कहा आपने फोन पे? मैंने बोला पापा आप कब आओगे? पापा ने बोला मैं आ जाऊंगा। आपके बेटे जो है उनको नक्सलियों ने छोड़ दिया, आपने फोन पर भी अपने बेटे से अभी थोड़ी देर पहले बात की, क्या बातचीत हुई? बातचीत ऐसे पीछा मम्मा चरण बंदना, मैंने बोला राजी रहो। ज्यादा बात सुनाई नहीं दे रही थी मेरे को, थोड़ा बहुत ज्यादा रोला था उसमें, आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सरकार का और मोदी का और मीडिया वालों का बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो आपके लिए तो ये ज्यादा बहुत अहम जो है मोमेंट है इस समय। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत उम्मीद रखी थी हमने, भाई चलो घर आएगा। पहला दिन बहुत मुश्किल से निकाला, दूसरा दिन थोड़ा अच्छा आ गया, ऐसा करते करते थोड़े दिन 3-4 दिन जो निकाले बहुत मुश्किल से, आज का दिन बहुत अच्छा आया हमारे को। पहले ऐसी खबरें थी कि नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि राकेश्वर सिंह की रिहाई किन शर्तों पर हुई है। लेकिन राकेश्वर सिंह के परिवार में खुशियां लौट आई हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। राहत की उस पल की कल्पना वाकई नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी बार बार ये कह रही थी कि जिस तरीके से अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ाया जा सकता है, क्या इन्हें राकेश्वर को छुड़वाया नहीं जा सकता है नक्सलियों से? गृहमंत्री ने भी बात की है राकेश्वर सिंह से। नक्सलियों के कब्जे से सही सलामत छूट कर आए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह अभी रायपुर में है, उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है टेलीफोन पर, उनसे हालचाल जाना है। रिहा होने के बाद राकेश्वर सिंह ने नक्सलियों के कब्जे में बिताए अपने 5 दिनों के का जो अनुभव था, उस पर क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मध्य रास्ते भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्य रास्ते भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी सबका धन्यवाद। और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था,
बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उस एनकाउंटर साइट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां 3 अप्रैल को नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज तक ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को घेर कर खूनी खेल खेला था। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक की टीम ने उन गांव वालों से बात भी की जिन्हें नक्सलियों ने पहले ही गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, और उन घरों का भी जायजा लिया जहां छिपकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। आज तक की यह ग्राउंड रिपोर्ट 3 अप्रैल की उस खूनी मुठभेड़ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसमें नक्सलियों के खिलाफ गवाह भी हैं और पक्के सबूत भी। जहां हुई थी नक्सलियों और सुरक्षा बलों में खूनी भिड़ंत, जहां चली थी 6 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां, बीजापुर के उस ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है आज तक। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है। ये वही घटना स्थल है जहां पे माओवादियों ने खूनी खेल खेला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर सिलगर का जंगल। यहां से 30 किलोमीटर ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के 2 ही तरीके हैं, पहला पैदल और दूसरा मोटरसाइकिल। आज तक की टीम ने मोटरसाइकिल को चुना। हम इस वक्त मोटरसाइकिल से जा रहे हैं घटनास्थल की तरफ जहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, इनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच में। आज तक आपको सीधा वहीं लेके जा रहा है। इस वक्त हम लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे पहले भी जा चुके हैं। और आपको बता दें ये एरिया बहुत टफ है। आसपास देखेंगे तो घाटी भी है और जंगल भी है, और यहाँ पर आज तक आपको सीधा रिपोर्ट दिखा रहा है। ये घने जंगल ही नक्सलियों के ठिकाने हैं जिसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे उस गांव में जहां 3 अप्रैल को कई घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। अब इस गांव में सन्नाटा पसरा है। हम लोग को ऐसा कुछ डर नहीं लगा। कोई गोली की आवाज सुनाई दी? हाँ, सुनाई दी हम लोग की। क्या हुआ था? कितने बजे हुआ? क्या हुआ? सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला। 5 बजे तक फायरिंग हुआ। उसके फायरिंग होने के बाद वो लोग चले गए, नक्सली चले गए, वो लोग भी वापस चले गए। फिर लांच दूसरा दिन लाने गए थे पुलिस में। ये वही जगह है जहां नक्सलियों ने 3 तरफ से घेरकर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, और यही वो घर हैं जिनकी आड़ लेकर नक्सलियों ने जवानों के खून बहाए। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी। तीनों तरफ से गोलियां बरसाई गई सुरक्षा बलों पे, और वो एक तरफ भाग कर आए। काफी हद तक कई अर्धसेना बल के जवान और साथ में पुलिस के जवान इस गांव की तरफ भागे, और इसी वजह से जो अंदर छुपे नक्सली हैं उन्होंने अपने निशाना पे सुरक्षा बलों को लाया। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी बन रही है ताकि हर मुमकिन तरीके से जो TCOC चलाती है नक्सल के जो कमांडर्स हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल तैयार हैं। सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन टॉप नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए था, जिंदा या फिर मुर्दा। इससे पहले भी कई बार इस इलाके में हिडमा के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। सूत्रों के मुताबिक खुद हिडमा ने इस इलाके में खुद के छिपे होने की अफवाह फैलाई थी, और नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले की पूरी प्लानिंग करके आए थे। घटनास्थल के पास ये है जीरम गांव, जहां पे कई अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल के जवान यहां पे चलते हुए आए जब गोलियां चल रही थी। लेकिन यहां पे भी इंतजार कर रहा था एक और बड़ा एम्बुश, क्योंकि माओवादियों ने अंदर घरों के अंदर से निशाना साधा इन अर्धसैनिक बलों पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले 3 बार ऐसी सूचना आई जहां पे पेट्रोलिंग उसके बाद की गई कि हिडमा, जो कि PLJ कमांडर का बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, वो यहाँ पर मौजूद है। हर बार कोई नहीं मिलता था, लेकिन इस बार
एक एसओपी का वायलेशन हुआ है, ऐसा सीनियर ऑफिसर्स हमें बताते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर गांव में सन्नाटा हो, कोई ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि एम्बुश होने वाला है, और शायद ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों को इसी इलाके में कम से कम 400 नक्सलियों ने 3 तरफ से घेर लिया था। पहाड़ियों से लेकर पेड़ों तक चप्पे चप्पे पर नक्सली मौजूद थे। नक्सलियों ने इस खूनी खेल में पहले ही गांव को खाली करवा दिया था। ये बताइए, उस दिन क्या क्या देखा आपने? क्या यहाँ से हमारे खेत बहुत दूर है, उधर में महुआ बीन रहे थे हम लोग। हम जब शाम को आए तो हमको पता चला कि इधर पुलिस और नक्सली का मुठभेड़ हुआ, ऐसा बता रहे हैं। इधर जन्ना गुड़े होते पहाड़ी चढ़े, उसके बाद वही नक्सली बना के घेर ले में। वहाँ नक्सली बनिया ये गांव में नहीं थे, मतलब उन लोग गांव होते पहले ही गांव होते गए में पहाड़ी चढ़े, तब नक्सली मन पे आके घेर ले में, इधर कहीं जंगल में थे में। जीरम गांव में हुई इस खूनी मुठभेड़ में भारतीय जवानों ने नक्सलियों से जमकर लोहा लिया। नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन मुठभेड़ के बाद नक्सली अपने घायल साथियों और लाशों को ट्रैक्टर में भरकर ले गए और सीआरपीएफ के एक जवान को बंधक भी बना लिया। नक्सली कमांडर हिडमा की तैयारी पूरी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुरक्षा बल उन्हें निशाना बनाएंगे और उनके कई कमांडर मारे जाएंगे। और शायद इसी वजह से इस तरह के जो ट्रैक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया है माओवादियों ने, ताकि वो यहाँ से वो बॉडीज ले जाए और साथ में जो चुराया हुआ सामान है, यानी गन्स हैं, वेपन्स हैं, जूते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, वो तक ले गए वो यहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो खूनी खेल माओवादियों ने खेला है सुरक्षा बलों के साथ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब दिया भी जाएगा। घने जंगलों के बीच 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, उसका असर आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। जब हम इन जंगलों से वापस निकल रहे थे, तो सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी जंगल की तरफ जा रही थी। अपने साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए उनकी बेचैनी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। बीजापुर के इस इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रूप्स टैक्टिकल तरीके से चल रही हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनकाउंटर होने के बाद सुरक्षा बल और चौकन्ने हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि उन्हें एक फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो नक्सलियों को अपने तरीके से जूझ पाएं। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ कमलजीत संधू, बीजापुर, आज तक। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति, वैक्सीनेशन, सब पर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बचाव के लिए भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। उनका फोकस नाइट कर्फ्यू पर था। उन्होंने इसे जरूरी बताया और कहा कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू जरूरी है, संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं। उन्होंने नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया। इसके साथ उन्होंने टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया और कहा कि 70% आरटीपीसीआर टेस्ट होने चाहिए। पीएम मोदी ने जागरूकता के लिए 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव का आह्वान किया और कहा कि वैक्सीन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। दवाई के साथ कड़ाई बरतने का मंत्र उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने पर भी लापरवाही न बरतें। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। संख्या ज्यादा है, इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर
हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। खबरदार में अब बात वैक्सीनेशन और वैक्सीन की सप्लाई की, क्योंकि कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की शिकायत की। तो केंद्र की तरफ से यह कहा गया कि सबको वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन कुछ राज्य राजनीति कर रहे हैं। जो राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा खास तौर पर है। महाराष्ट्र ने कल कहा था कि उनके पास 3 दिन का स्टॉक ही बचा है। झारखंड ने कहा कि 1-2 दिन में वैक्सीन खत्म हो जाएगी। 15 दिन से वो केंद्र से वैक्सीन भेजने को कह रहे हैं। उड़ीसा ने कहा कि उनके पास 2 दिन की वैक्सीन बची है। वैक्सीन नहीं होने से 700 सेंटर बंद किए गए, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई में दिक्कत की शिकायतें इनके अलावा कम से कम 7 और राज्यों से आई हैं। इनमें पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल शामिल है, जहां 3 से 4 दिन का ही स्टॉक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की शिकायत यह है कि जितनी स्पीड से उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए उतनी स्पीड से वैक्सीन नहीं मिल रही। अगर ऐसा ही रहा तो 1 हफ्ते में ही टीकाकरण अभियान रोकना पड़ेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वहां देश में सबसे अधिक कोरोना के 55% केस हैं, जबकि सिर्फ 7.5 लाख डोज केंद्र से मिल रही है। जबकि यूपी को 48 लाख डोज, एमपी को 40 लाख डोज, गुजरात को 30 लाख डोज, हरियाणा को 24 लाख डोज मिल रहे हैं। महाराष्ट्र ने एक तरह से भेदभाव का आरोप लगाया कि 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य को 1,40,00,000 डोज अब तक मिली है, जबकि 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात को भी 1 करोड़ डोज मिल चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज ही उन्हें 17,43,000 डोज केंद्र ने अलॉट की हैं, जिनकी डिलीवरी 15 से 20 अप्रैल के बीच केंद्र ने तय की है। लेकिन अगर 15 अप्रैल से पहले वैक्सीन की डोज नहीं भेजी गई तो 1 हफ्ते के भीतर वैक्सीनेशन प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन का ही स्टॉक बचा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ये बातें केंद्र को बहुत चुभी। कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने तीखे जवाब वाली चिट्ठी लिखी थी। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र सरकार के पास 23 लाख डोज हैं, जो 5-6 दिन के लिए पर्याप्त है, और ठीक से प्लानिंग न करके महाराष्ट्र ने 5 लाख डोज पहले ही बर्बाद कर दिए। कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है, तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 1.5 या 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अभी किस तरह से सभी हमारे जो अपक्ष विरोधी पक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि समन्वय रखो, कोऑर्डिनेशन रखो। हम कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं। हमारी इतनी डिमांड है कि 40 लाख के हिसाब से हर हफ्ते के जो भी दिन तुम फाइनल करेंगे, सोमवार को करो, हर सोमवार को 40 लाख मिले। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जितनी उनकी क्षमता है, कल जितने दिए उससे ज्यादा आज के मंजूर होता है कोटा। आज जितने देंगे उससे ज्यादा कोटा कल के लिए मंजूर होगा। तो ये सूत्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। पर वैक्सीन की सप्लाई पर इस सियासत के बीच सच्चाई क्या है? बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अलग कहानी है। हमने कई वैक्सीनेशन सेंटर्स से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको देखनी चाहिए। वैक्सीन पर सियासत तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जब देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो रहे हैं? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली के ही बगल में नोएडा, गाजियाबाद का हाल देख लीजिए। इस वक्त हम इंदिरापुरम के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़े हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लाभार्थी वैक्सीनेशन लेने के लिए आते थे उन्हें अब कह दिया गया है कि ना आए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नोटिस में लिखा गया है वैक्सीन जो हैं आउट ऑफ स्टॉक हैं और सीएमओ ऑफिस से यहाँ पर वैक्सीन नहीं आ रही हैं। लिखित नंबर पर कॉल करें और उसके बाद ही अस्पताल आए। तो फिलहाल ये जो प्राइवेट वैक्सीनेशन फैसिलिटी है इसको अभी बंद कर दिया गया है। ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पर
जो सीएमओ है डिस्ट्रिक्ट के, वहां से वैक्सीन नहीं आ रही है और इसीलिए जो लाभार्थी हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए वो भी वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे कई सेंटर हैं जहां वैक्सीन के आउट ऑफ स्टॉक होने के नोटिस लगे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि कॉल करके ही टीका लगवाने आए। जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन का टाइम स्लॉट मिल रहा है वो या तो पहले ही कैंसिल किया जा रहा है या फिर सेंटर से ही उन्हें लौटाया जा रहा है। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर मैं काट रहा हूँ। कम से कम पिछले 3-4 दिनों से किसी भी अस्पताल में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कम से कम 3 अस्पतालों का तो मैं जिक्र कर सकता हूँ। मेरे घर के सामने ली क्रेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ के स्टाफ का कहना है कि पिछले 4 दिनों से वहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक अटलांटा अस्पताल है वसुंधरा में, उनका भी कहना है कि आज चौथा दिन है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 1 दर्जन से भी ज्यादा अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन नहीं है। हमने इस बाबत जब इन अस्पतालों में कॉल करके चेक किया तो इन्होंने किसी को भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने से मना कर दिया। इसके अलावा जिले के सीएमओ ने ये कहा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे गई थी लेकिन अब डिमांड ज्यादा हो गई है। इसमें तो सीधे सीधे वैक्सीन की शॉर्टेज समझ में आती है, लेकिन सरकार माने तब ना। दोनों वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आते जाता है और आके फिर उसको हम फिर जब इस्तेमाल करते हैं फिर दोबारा उसका केंद्र सरकार के यहाँ आवेदन चला जाता है, फिर उतना वो आ जाता है। अगर हम 3 लाख मांग रहे हैं प्रतिदिन हमारा डोज है तो उसके कम से कम 10-15 लाख वो देंगे तब तो हम कुछ दिन तक चला सकते हैं। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होकर हमको मिलते रहेगा। ऐसे हालात पर यही भरोसा दिया जा रहा है कि 3 से 4 दिन की बात है, आगे सब ठीक हो जाएगा। अभी ऊपर से वैक्सीन की सप्लाई कम है, लेकिन ये कहानी 1-2 जगह की नहीं है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुधवार तक कई सेंटर्स में वैक्सीन की पहली डोज का ही स्टॉक नहीं बचा। हम अंदर गए तो मैडम हमसे कह रही है कि कोरोना का जो टीका खत्म हो गया है, कहीं है वैक्सीन नहीं है, यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आप 2 दिन बाद आइए। सर उतना दूर से भाग के आए लेकिन लग नहीं पाया। लखनऊ से सप्लाई कम है और यहाँ माने वाराणसी मंडल पर सभी जिलों के लिए अलॉटमेंट के आधार पर मिलता है, जिसमें बनारस की आबादी भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से कम ही मिल पा रहा है। लखनऊ में भी शायद उपलब्ध नहीं है, तो यही निर्देश था कि वैक्सीनेशन सेंटर कुछ कम कर दिया जाए, तब तक वैक्सीन आ जाएगी तो फिर फुल स्विंग में चलाएंगे। 66 जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, CHC हैं, PHC हैं, एडिशनल PHC हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, तो ये कुल मिला के लगभग 66 प्लेसेस पर हम वैक्सीन देने का काम करते हैं। तो अभी जो है हम आज के दिन में केवल 25 प्राइवेट फैसिलिटीज को चला पाए। लिमिटेड सप्लाई से वैक्सीनेशन सेंटर कम कर दिए गए हैं। अगले 3 से 4 दिन किसी को पहली डोज नहीं लगेगी। ये वाराणसी ही नहीं, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली जैसे आसपास के जिलों में भी यही हाल है। ये तो यूपी की बात है। उन राज्यों में सोचिए क्या हाल होगा जो सीधे सीधे वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इन द लास्ट 2-3 दिनों से सर्च थोड़ी सी बढ़ गई है कोविड केसेस में। इस हिसाब से हमने प्लान किया कि ओवर क्राउडिंग ना हो। आज के करंट कंडीशन में मेरे पास आज और कल के लिए स्टॉक्स है जो मैं बेनिफिशरीज को जैसे मैंने रजिस्टर कराया है उनको दे सकता हूं। मुझे ये कमिटमेंट मिला है कि कल स्टॉक्स रिप्लेनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं और 2 दिन एडिशनल कर पाऊंगा। मुंबई का हाल यह है कि अगर गुरुवार तक वैक्सीन नहीं पहुंची तो अगले दिन से सभी वैक्सीनेशन सेंटर ठप हो जाएंगे। सांगली, सतारा, गोंदिया, पनवेल, चंद्रपुर में भी वैक्सीन स्टॉक खत्म हो चुका है। सोचिए, देश में ये स्थिति तब है जब टीकाकरण तेज करने की बातें हो रही हैं और दिल्ली जैसे राज्य में 24 घंटे टीकाकरण के दावे किए जा रहे हैं। मैडम 24 घंटे की तो बात छोड़ो, यहाँ देखो कल से ही परेशान है। फोन घर से आ रहे हैं। मैं कल यहाँ पे पता करने के लिए आया था, परसों फोन आया था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सुबह आया 9 बजे, तो बताया कि टोकन मिलते हैं सुबह आके 8 बजे टोकन लेना, उसके बाद ये आपको लगेगा। आ जाए सुबह टोकन लेके गया मैं 8 बजे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब लग ही नहीं रहा टोकन, लग नहीं रहा यहाँ पे टीका, तो बुला क्यों रहे, फोन कर करके बार बार आओ आओ। ये दिल्ली का हाल है। राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा हो गया। 200 वैक्सीन डोज यहाँ हर दिन दी जाती है, लेकिन 500 लोग पहुँचे थे। सबने रजिस्ट्रेशन करवाया था,
सबको टाइम स्लॉट भी मिला था, लेकिन रजिस्ट्रेशन और टाइम स्लॉट का कोई मतलब नहीं था। हमने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहले आ जाता था उसी दिन नंबर, लेकिन आज की हमें डेट मिली है 8 अप्रैल की, तो यहाँ अब आए तो कह रहे हैं कि टोकन सुबह ही मिल जाता है, उसके बाद फिर कोई टोकन नहीं मिलता है। अब आप चले जाओ, कल आना टोकन लेने। कितने लोगों को दिया? 150 लोगों को दिया जी। अच्छा, 150 ही क्यों? उससे ज्यादा आ गए? उससे ज्यादा वो कर ही नहीं पाते जी काम। डॉक्टर भी अभी आया है, सवेरे से हम 8 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर अभी आया, अब शुरू होगा काम। उन 150 को भी लग जाए, मेहरबानी है जी। ये रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा है? 1 तारीख को हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, 8 तारीख आफ्टरनून का सारा मैसेज है हमारे पास, लेकिन इसका फायदा क्या है? फिर अगर टोकन ही बांटने तो फिर इतना ऐड क्यों दे रही है गवर्नमेंट कि आप रजिस्ट्रेशन करो और ये करो वो करो, क्या फायदा उसका? ऐसी स्थिति तब है जब पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर के चपेट से लॉकडाउन का खतरा है। इस खतरे को वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाकर ही कम किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे होगा जब लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा और सेंटर वैक्सीन की डोज से खाली हो जाएंगे। दिल्ली से मिलन शर्मा और नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर से बेशक खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन वैक्सीन और कृषि सेक्टर इसे संकट से निकालने को तैयार हैं। आरबीआई ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में खेती की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जाहिर किया है। इससे महंगाई कम होने, डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था के बेअसर रहने का दावा सरकार और आरबीआई लगातार कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस बार लॉकडाउन जैसा सख्त कदम नहीं उठाने की उम्मीद है। देश के कई हिस्सों में लगे आंशिक लॉकडाउन से इकोनॉमी को मामूली नुकसान का ही अनुमान है, लेकिन ये नुकसान 2020-21 में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन से हुए नुकसान के सामने कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर अकेले यूपी को संपूर्ण लॉकडाउन के असर से इनकम में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। जीएसटी और वैट में दोनों में कमी दर्शाई गई। वैट और जीएसटी में कुल मिला के 1095.74 करोड़ रुपए की कमी। इस बार लॉकडाउन न लगाने का साहस सरकार इसीलिए भी कर रही है क्योंकि बीते 1 साल में हेल्थ सेक्टर ने जोरदार तरक्की की है। पिछले साल इन दिनों जहां मास्क, सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट और वेंटिलेटर तक की किल्लत थी, वहीं अब भारत इनका निर्यात करने में सक्षम हो गया है। ऐसे में सरकार को वैक्सीनेशन के दम पर कोरोना की दूसरी लहर का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का भरोसा है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन, रेल ढुलाई, घरेलू हवाई यात्रा, डिजिटल भुगतान में भी पिछले साल के मार्च के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। मार्च में भी निर्यात में 58.5% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 के अप्रैल-फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 14.05 लाख करोड़ रहा, जो संशोधित अनुमान का 76% है। इसके साथ ही सरकार का टैक्स कलेक्शन भी संशोधित अनुमान से ज्यादा होने वाला है। आरबीआई को यकीन है कि अब इकोनॉमी को कोरोना से ज्यादा खतरा होता नजर नहीं आता। Rural demand remains buoyant and record agricultural production in 2021 bodes well for its resilience. साथ ही बीते साल की तरह इस बार भी कृषि सेक्टर से इकोनॉमी को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। 2020-21 में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड 30.33 करोड़ टन होने का अनुमान है। 2020-21 में मनरेगा के तहत अब तक का रिकॉर्ड रोजगार दिया गया, जो 2019-20 के मुकाबले 44.7% ज्यादा है। कृषि के कारोबार से जुड़े लोगों का भी मानना है कि इस सेक्टर ने कोरोना काल में जोरदार प्रदर्शन किया और इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। हमारा जो लगभग आबादी का 60% जो लोग हैं वो कृषि रोजगार में किसी न किसी तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे खेती मजदूर हैं, चाहे छोटे मोटे जो प्रसंस्करण उद्योग हैं उनमें लगे हुए लोग हैं। कि जो सरकारी नीतियां हैं वो किसानों को और अच्छे से सपोर्ट करें तो भारत इस क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रणी देश हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा डेवलप हुआ है हमारा, इससे भी कृषि क्षेत्र को काफी मदद मिली है। आज के समय के अंदर बहुत सारे कंट्रीज चाइना की बजाय इंडिया से अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। हमारे एफएमसी सेक्टर के अंदर भी यही हुआ है। बहुत सारी कंपनियां जो यूरोप से हैं, जो अमेरिका से हैं, वो अभी चाइना की बजाय इंडिया से अपना प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं। तो इंडिया की तरफ काफी ऑर्डर आ रहे हैं और काफी कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार बैठी हुई हैं। पर
पर अगर लॉकडाउन आता है तो इस सिचुएशन के अंदर ये रिदम रुक जाएगा। इसके साथ ही सरकार की PLI स्कीम भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति ला सकती है और इनकम को बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि हाल ही में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में PLI स्कीम को लागू करके सरकार ने कृषि की आय में और इजाफा करने का इंतजाम कर लिया है। अगर हम पिछले 4-5 साल की एवरेज देखें तो हम बेटर दूध का रेट दे पा रहे हैं सब किसानों को। और अभी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम करी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम करी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, जिसका डायरेक्टली लिंक अगेन फिर फार्मर के ऊपर जाता है। जितनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बनाएगी उसका मैक्सिमम पेमेंट्स या रेट्स वो किसानों को दूध के रेट के माध्यम से उनको किसानों को मिलेगा। जाहिर है कि अगर कोरोना के चलते लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो सरकार अपनी योजनाओं के दायरे का लगातार विस्तार करती रहेगी, तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार तेज बने रहने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।